नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों की इस संक्रमण से जान भी जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचा कर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स। उनसे पूछेंगे तमाम सवाल, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो देर मत करिए, फोन उठाइए और हमें फोन मिलाकर अपने तमाम सवालों के जवाब सीधा मेडिकल एक्सपर्ट से ले सकते हैं। हमारा नंबर है 01143214321। इस नंबर पर आप कॉल करिए। आपके मन में कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर, कोरोना की इस दूसरी वेव को लेकर जितने भी संशय हैं, आपके सभी संशय का समाधान आपको यहां मिलेगा। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर मेघना जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर मेघना फड़के सुल्तानिया है। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद से। आपका एक्चुअली जो आप दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। आप पूछिए। सवाल पहला यही मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि तीसरी लहर जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, इस लहर में ये कहा जा रहा है कि बच्चों को ये चपेट में लेगी। कैसे अपने बच्चों को इस संक्रमण से दूर रखा जाए? बड़ी विकट परिस्थिति हो जाएगी फिर तो। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जब दूसरी लेवल का पीक भी पहुंचा नहीं है, हम तीसरी लेवल की बात सुन रहे हैं, सुन के एकदम से कांपना हो जाता है। अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, बेड्स की प्रॉब्लम है। अगर ऐसा बच्चों के साथ खुदा न करे ऐसा हो जाता है, तो मैं यही कहूंगी कि अभी सिस्टम ऐसा नहीं है कि इतना सीवियर इन्फेक्शन बच्चों में हो जाए, तो उसके लिए उतनी बेड अवेलेबिलिटी और उतना सब जो बेसिक स्ट्रेटेजी होती है वो करी जा सकती है। तो बेहतर यही है कि बच्चों का हम बचाव करें, उनको घर पे रखें। कहीं पे भी स्कूल्स में, डे केयर्स में, कोई ओपन स्पेसेस में या नियमों का उल्लंघन करके, लॉकडाउन का उल्लंघन करके उनको गार्डन में भेजना या किसी की बर्थडे पार्टीज में भेजना, ऐसी कोई पर्सनलाइज चीजें भी ना करें। बच्चे कई बार सिम्टम्स नहीं दिखा पाते हैं, कई बार बुखार लेट भी आता है और बाय द टाइम पता चलता है चीज आगे होती है। दूसरी लहर ने ही हमें बता दिया है कि बच्चों में संक्रमण की संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि सीवियर केसेस अभी भी कम है, पर 5 महीने के छोटे बच्चे भी हमें कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और उनको भी हाई ग्रेड फीवर आ रहा है। 5 महीने से लेके 2 साल, 3 साल या फैमिली क्लस्टर्स में 15-16 साल के बच्चे हैं जो भी अडल्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी, बच्चों को घर पे रखना और सुरक्षित रखना, यही एक तरीका है। सही तरीके से घर का खाना, भोजन और टाइमली जो भी विटामिन हम सजेस्ट करते हैं और जितने सजेस्ट करते हैं उतने ही दें। यानी कि मेघना जी, बहुत ज्यादा सावधानी आप बरतने की जरूरत है बच्चों को लेकर। मेघना जी, हमारे साथ अतुल सोनी जुड़े हुए हमारे दर्शक हैं। अतुल, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, मैं पूछ रहा था घर के अंदर से अपने कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? बच्चों को क्या लेनी चाहिए, बुजुर्गों को क्या लेनी चाहिए, और जो यंग लोगों को क्या लेनी चाहिए, और किस प्रकार के सिम्टम आने पर क्या हमारे को करना चाहिए? जी, देखिए, बच्चों का जैसे कि अभी मैंने कहा कि उनको घर पे ही रखना ज्यादा सही है। स्कूल, कॉलेजेस या कहीं भी सार्वजनिक जगहों पे इनको ना भेजा जाए। जरा सा भी अगर ड्राई कॉफ या फीवर इसके कोई लक्षण है, तो अभी पैंडेमिक के टाइम पे तुरंत अपने बाल रोग तज्ञ जो भी है, पीडियाट्रिशियन आपके, उनसे परामर्श लें। और सबसे जरूरी है फैमिली क्लस्टर में कि बुखार के लक्षण या कफिंग के लक्षण दिखते ही हाई रिस्क लोगों को आइसोलेट करना। बच्चे खुद को अगर इन्फेक्शन नहीं होते हैं तो दूसरों को जरूर वो स्प्रेड कर सकते हैं, बिकॉज वो बोलते नहीं है, मास्क लगा नहीं पाते हैं, कई बार कुछ चीजें, खांसी ऐसी ही कर लेते हैं। ये सब चीजों से वो बड़े सुपर स्प्रेडर्स हम बोलते हैं, एट टाइम्स बिहेव करते हैं। तो ऐसा कहीं भी होता है तो बुजुर्गों को आइसोलेट करिए। इवन हेल्दी अडल्ट्स को मैं कहूंगी, अगर किसी को फीवर है तो वो अपने आप को आइसोलेट करें। ये जो बिहेवियर है, जैसे ही लक्षण पाने के बाद
और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम सभी लोग कह रहे हैं, 2 गज दूरी एंड मास्क जरूरी, ये सब करना बहुत ही जरूरी बात है। लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करो। कोई आम फीवर होगा, सिंपल वायरल होगा, ऐसे करके आप 2 दिन भी लेते हैं तो तब तक पूरी फैमिली एक्सपोज हो जाती है। मेरे वेदांशु जुड़े हुए हैं पंचकुला से, हमारे अगले दर्शक हैं सुधांशु, माफ कीजिएगा। सुधांशु, क्या सवाल है आपका? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि मास्क लगाने में कौन सा मास्क हम यूज कर सकते हैं जो सेफ हो? देखिए, मास्क N95 जो मास्क होता है वो सबसे बेस्ट मास्क होता है। पर अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं है, आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो आप एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क ढंग की तरह लगाएंगे, जहां पे जैसे कि आपने मास्क लगाया, ये जैसे आपका N95 मास्क होता है, ये अगर आप ऐसा सिंपल मास्क भी यूज करते हैं पर वो ऊपर नीचे होता है या कहीं इधर उधर होता है, अगर आप बार बार उसको निकालते हैं तो फिर वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। सिंपल कपड़ा जो होता है, क्लॉथ का मास्क है, वो भी कई बार उपयुक्त होता है। बस यहाँ से वो टाइट हो, ये चीजों को अच्छी तरह से कवर करें और हम उनको बार बार हाथ लगा के इधर उधर ना छुएं, तो संक्रमण की पॉसिबिलिटी कम है। जी, वाकई मास्क को लेकर तमाम तरह की अनियमितताएं भी समाज में है। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि उनको कौन से मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मेघना जी, हमारे साथ अशोक जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं दिल्ली से। अशोक, क्या सवाल है आपका? जी अशोक। अशोक, मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी सेट से आप थोड़ा सा दूर हो जाएं, ताकि आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच सके और आपके हर सवाल का जवाब हम आसानी से दे सके। हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं। योगेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि है ना, मैंने एक एलर्जी टेस्ट करवाया था मेरा कुछ साल पहले, तो उसमें कुछ मेरे खाने पीने की चीजों से एलर्जी थी, वो तो ठीक हो गई। कुछ ड्रग एलर्जी है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, निमेसुलाइड है और डाइक्लोफिनेक है, तो मैं ये वैक्सीन लगवा सकता हूँ? अच्छा, आप वैक्सीनेशन टीका लगवा सकते हैं या नहीं, ये पूछ रहे हैं, है ना? जी जी, हाँ जी, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ, आपको एलर्जी है ना, वो NSAID से है, तो आपको कोई भी एस्पिरिन और ये सब गोलियां जो होती हैं, एस्पिरिन है या आइबुप्रोफेन है, इनसे शायद एलर्जी हो सकती है। आप वैक्सीनेशन जरूर लगवा सकते हैं, खास करके कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक का, उसमें तो एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है। कोविशील्ड भी अच्छा है, पर कोई भी प्रकार की एलर्जी की रिपोर्ट्स आज तक उसमें है नहीं, और ये एलर्जी का कोई इशू है नहीं, आप लगवा सकते हैं। मेघना जी, हमारे साथ लखपत जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं दिल्ली से। लखपत, क्या सवाल है आपका? मेरा एक सवाल है कि जब ये वायरस आता है छोटे बच्चों में, तो इसकी खास पहचान क्या है ना? केवल इसमें तो ये लक्षण सारे दिखाए हैं, तो कोई विशेष लक्षण क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली भाई साहब, लक्षण है ना वो आपके डायरिया के जैसे भी हो सकते हैं बच्चों में, जो बड़ों में इतना नहीं दिखता है। बस पेट का दर्द भी हो सकता है और उल्टियां हो सकती हैं, बुखार हल्का या बहुत तेज, दोनों प्रकार का आ सकता है। जो हम सिंपल फ्लू के लक्षण बोलते हैं वो तो है ही, तो ये तीनों चारों हो सकते हैं। प्लस अजीब तरीके की रैश अगर बच्चों में दिखाई दे सकती है कई बार, कि जैसे पूरी फैमिली को अगर कोरोना है, कई बार बच्चे में पॉजिटिव नहीं आता है और 1-2 हफ्ते के अंतराल में बच्चों में कोई एक रैश वगैरह दिखाई देता है, तो ऐसा भी अगर आपको दिखता है तो आपको तुरंत परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम प्रेडिक्शन सुन रहे हैं उसमें ये विजिलेंस होना बहुत जरूरी है। मेरे एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना वायरस को अगर खत्म करना है तो हर्ड इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। हर्ड इम्यूनिटी या फिर आप इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेशन, 2 ऑप्शन है हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के पूरे देश भर के अंदर। इंजेक्शन अभी बच्चों के लिए है नहीं, वैक्सीनेशन 0 से 18 साल के बच्चों के लिए अभी तक विश्व में कहीं नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, फाइजर कंपनी कोशिश कर रही है बच्चों की वैक्सीन की। फिर बच्चों तक अगर ये बीमारी फैलती है, बड़ी टफ सिचुएशन हो जाएगी तब तो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैक्सीनेशन ये सबसे बड़ा इशू है और उसी की वजह से हम सब लोग ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं कि तीसरी वेव में बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट वेव में एल्डरली लोग अफेक्टेड थे। फॉर्चुनेटली सेकेंड वेव के टाइम पे मोस्ट ऑफ द एल्डरली लोगों का वैक्सीनेशन का ड्राइव चालू हो चुका था, कई हद तक पूरा भी हो चुका था। वैक्सीनेशन ना होने की वजह से हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने में बहुत सारी दिक्कत
दिक्कतें हैं कि हर्ड इम्यूनिटी एटलीस्ट आपकी 90% चाहिए, तब जाके इन्फेक्शन एपिडेमिक या पैंडेमिक लेवल का इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। और यही राज है जिसके लिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि बच्चों का बचाव करना है तो उनको एक्सपोज ना होने दो, और अगर एक्सपोजर है तो उनको तुरंत आप अपने डॉक्टर है उसका सलाह लेके उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कराओ। मीना जी, एक सवाल ये है, बच्चों का खान पान ये बहुत अहम हो जाता है इस सिचुएशन में। खान पान कैसा उनका रखा जाए, क्या कुछ उनकी डाइट दी जाए, क्या कुछ एक्सरसाइज उनको करने को बताया जाए जिससे वो हेल्थी रह सके? इसमें मैं जरूर बात कहना चाहूंगी कि जो भी उपाय है ना, ये केवल अभी के नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम 15 दिन आपने अच्छा खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है ऐसा नहीं है। तो ये जो भी है, जो अपने जहान में मतलब रूटीन में ये चीज आनी चाहिए कि हम जैसे जंक फूड का हमने पिछले 6 महीना अच्छा खासा इस्तेमाल करा है, अब हम 10 दिन से विटामिन सी ले रहे हैं तो हमें एकदम से इम्यूनिटी आ रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो बच्चों का बेसिकली प्रोटीन डाइट बहुत अच्छे से होना चाहिए। उनको टाइम टू टाइम खाना जो घर का बना हुआ है वो ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से दे दें। जो बाहर का प्रिपेयर्ड पैकेज फूड है उनसे उनको कृपया दूर रखें। कोरोना हो चाहे नहीं हो, दोनों केस में तभी आपके बच्चे लॉन्ग टर्म हेल्थ अचीव करेंगे। और जब लॉन्ग टर्म हेल्थ अचीव होती है तो फिर इस तरह का कोई भी पैंडेमिक है या इवन फ्लू का संक्रमण है, उन सब में आपके पास थोड़ी सी रोग प्रतिकारक शक्ति होती है। तो हेल्थ में पल्सेस हैं, दालें हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन कुछ आइटम्स हैं, उनका एक कुछ तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि फिश है या एग्स हैं। और आप पल्सेस के अलावा जो स्प्राउट्स हैं इनका सेवन है, कलर्ड वेजिटेबल्स एंड कलर्ड फ्रूट्स हैं इनका सेवन है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज में कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जब हम कहते हैं कि घर पे रखो उस टाइम पे वो बोर भी हो जाते हैं, देन इनएविटेबली बच्चे आपके स्क्रीन की तरफ टर्न करते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ना जस्ट कि आपको एक कोरोना के हिसाब से हेल्थ रखना है, बट ऑल्सो कि आपके पूरे दिन में एक रूटीन बनता है शरीर का और उस तरह से उसका ग्रोथ भी होता है। सो अभी जो घर पे बैठ के आप कर सकते हैं वो उसमें है सिंपल योगा, रस्सी कूदना, है ना, सिंपल 6 मिनट वॉक टेस्ट जो हम कोरोना में करते हैं, वैसे सिंपल वॉक टेस्ट भी इस केस में हो सकता है। एंड जो घर के अंदर हम कर सकते हैं, अगर किसी के पास छत या आगे का आंगन या ऐसी कोई जगह हो तो उसमें भी आप एक सिंपल आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे बच्चे अपना हेल्थ ठीक रखें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। दर्शक हमारे सिरसा से सुनील, क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार सर जी। हाँ जी। हेलो जी। हाँ जी, ये तो सर जैसे मास्क 24 घंटे मास्क रखते हैं, घर पे रहते हैं, तो सर मास्क में कोई ऐसा होता है क्या जिससे नॉर्मल व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी हो ज्यादा रखने से? क्या आप दोबारा मुझसे कह सकते हैं? मैं दोबारा सुनना चाहूंगी सवाल आपका। मैडम, मास्क ज्यादा रखने से नॉर्मल व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है क्या? नहीं। ये वाला मास्क लगाऊं तो आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन मुझे हवा से नहीं मिलेगा, ऐसा आपको लग रहा है ना? हाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं होता है। अब घर में अगर सब लोग अच्छे हैं, किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो घर पे आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस हम सब लोग बरत सकते हैं, ठीक है। और ये मास्क के अंदर पूरा उस तरह का नहीं होता कि जिससे आपका वो ऑक्सीजन रोक सकता है। पर अगर कोई पेशेंट है, जैसे आपकी उम्र में जैसे सीओपीडी है या कोई सांस की दिक्कत है, दमे की कोई तकलीफ है, ऐसे पेशेंट अगर मास्क नहीं लगा सकते हैं तो उनको एटलीस्ट खुद को आइसोलेट कर सकते हैं अलग कमरे में, या डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं ताकि दिक्कत ना बढ़े। हमारे साथ राजवीर जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से दर्शक है हमारे। राजवीर, क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हेलो। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना था एक्चुअली, जैसे घर पे गला खराब हो जाता है नॉर्मली, तो क्या वो भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं?
हाँ, अनफॉर्चुनेटली ना कोरोना के लक्षण बहुत वेरीज हैं और बहुत कॉमन है। तो हाँ, थ्रोट पेन एक है लक्षण, पर अगर आपको पता है कि आपने कुछ ठंडी चीजें ली हैं या कोल्ड ड्रिंक लिया है या आइसी कोई स्टफ खाया है जिसके बाद ऐसा हुआ है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। थ्रोट पेन के साथ साथ अगर आपको बुखार आ रहा है या ढंग से स्मेल नहीं आ रही या बहुत ज्यादा थकावट लग रही है, माइल्जिया जिसको हम कहते हैं, ये अभी की सेकेंड वेव का बड़ा लक्षण है। तो ये एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ऐसा है। और अगर अगले 12 से 14 घंटे में या इवन 24 घंटे में आपको लगता है कि हाँ इसके साथ साथ मुझे 1-2 लक्षण और लग रहे हैं, तो तुरंत आप परामर्श ले लें। मीना जी, हमारे साथ निशा जुड़ी हुई है, फरीदाबाद से हमारी दर्शक है। निशा, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल पूछिएगा। हाँ जी। हेलो, हाँ जी। टीशा को ना, हाँ जी। टीशा 18 ईयर्स है और उसको ना माइग्रेन और हाँ जी। साइनस की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। ओके। तो उसको हाँ जी। वैक्सीन लगवाना ठीक होगा? बिल्कुल बिल्कुल वैक्सीन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका माइग्रेन की शिकायत है, वैक्सीन केवल जिनको एक्टिव कोविड है, मतलब अभी कोविड का इन्फेक्शन है चल रहा, उनको हम वैक्सीन लगाने से मना करते हैं। कोविड ठीक होने के बाद जनरली 2 महीने या 3 महीने बाद में हम उनको बोलते हैं कि आप उस टाइम वैक्सीन लगा सकते हो। प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो फिलहाल उनके ऊपर कोई एडवाइजरी नहीं आई है पूरी तरीके से, तो फिलहाल उनको वैक्सीन लगाने से मना करते हैं। बाकी कोई भी इंसान जिसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस की रिपोर्ट्स नहीं है, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। मीना जी, वैक्सीन को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं समाज में। आप देख रही हैं लोग किस किस तरह के सवाल और कैसे कैसे लोग परेशान हैं वैक्सीन को लेकर, बल्कि वैक्सीन तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। वैक्सीन के बिना जी कुछ नहीं हो सकता, वैक्सीन से ही वो इम्यूनिटी आएगी। अभी हमारा परसेंटेज वाइज भी काफी कम पे हम हैं, सिंगल डिजिट में है वैक्सीन का कवरेज, उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। मीना जी, बाल रोग विशेषज्ञ हैं आप, एक सवाल मैं आपसे बेसिकली ये करना चाहूंगा, तीसरी लहर में बच्चों को ही क्यों कहा गया है कि बच्चे बहुत ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, थर्ड वेव जो आएगी उसमें? सबसे पहले तो बच्चों को वैक्सीन अभी तक मिला नहीं है, और जब भी वो आएगा और कवरेज होगी उसमें अगला साल ही तक रुकना पड़ सकता है, क्योंकि फाइजर की भी जो वैक्सीन है वो 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है। 12 साल के नीचे अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है, और इसी वेव में हम 5 महीने 1 साल के बच्चे भी अफेक्टेड देख रहे हैं। तो जो तीसरी लहर आती है वो यही आती है कि जब वायरस म्यूटेट होता है, जब इतना ज्यादा इन्फेक्शन वो फैलाता है, तब रेप्लिकेशन के समय वो म्यूटेट होता है, और फिर उसी का वजह है जब तीसरी लहर आती है। तो इसमें अनवैक्सीनेटेड जिनकी इम्यूनिटी अभी तक रिस्पॉन्स नहीं है, इम्यून रिस्पॉन्स खास, उनको अफेक्ट होना बिल्कुल लाजमी है। तो ये प्रेडिक्शन जो है कुछ हद तक सही है कि बच्चों में हमें ये देखने को मिल सकता है। मेरे हमारे साथ परम सिंह जुड़े हुए हैं, सोनीपत से दर्शक है हमारे। परम सिंह, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब ये सवाल है, मेरी उम्र 75 वर्ष है, मैंने अब तो कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, फिजिकली मैं फिट हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और मैं एक्सरसाइज करता हूँ बहुत ज्यादा, और शरीर में इतनी ताकत है कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, 4.5 फुट का मेरा जंप है, मैं एथलीट भी हूँ। तो मुझे ये इंजेक्शन लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए जी, आप इतने पावरफुल है, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा, मैं कहूंगी कि आजकल की पीढ़ी के लिए है कि भाई इस तरह के एक्सरसाइज करो, पर एक्सरसाइज और इम्यूनिटी और कोरोना वैक्सीन ये 2 अलग चीजें हैं। ये अभी का पैंडेमिक है, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमें अपने शरीर में उसको एक्सपोजर देके एंटीजन को इम्यूनिटी पैदा करना बहुत जरूरी है। वैक्सीन सीवियर डिजीज से बचाता है, और आप इतने एल्डरली हैं, डेफिनेटली आप बहुत अभी भी फिट हैं, मैं जरूर कहती हूँ, पर आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। मीना जी, वाकई एंटीबॉडी बहुत जरूरी है, फिर वो चाहे आप इन्फेक्शन के जरिए लीजिए या फिर वैक्सीनेशन के जरिए, ये आपकी चॉइस है। मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी बातचीत के लिए, हमारे दर्शकों के हर सवाल का समाधान के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।